अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज के दिन हम देख रहे हैं वीक का आगाज़ है, लेकिन जो एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन है या हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सिचुएशन है, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रही है तमाम ही हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को, तमाम दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस को। जहाँ एशियन स्टॉक एक्सचेंजेस ज़्यादा हर्ट हुई हैं, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी आगाज़ से ही हमने देखा आज के दिन थोड़ा डाउन साइड, थोड़ा डिप्रेशन देखा गया, एक कैओस पाया जाता है, पैनिक पाया जाता है और इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन थोड़ी कॉशियसनेस के साथ दिखाई देती है। यानी कि ये देखना हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है वो इस तरीके की दिखाई दे रही है कि जो प्रॉफिट बुक को या फिर जो जिस तरीके से एक रिलैक्सेशन थी मार्केट के अंदर वो दिखाई नहीं दे रही, बल्कि थोड़ा सा कैओस इसलिए भी है कि वाकई की ये तमाम जो डस्ट है, इंटरनेशनल ये पॉलिटिकल डस्ट है, ये जैसे ही सेटल डाउन हो वैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगी और दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगी। समहाउ हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर लास्ट वीक के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जैसे स्टार्ट हुई थी या एस्केलेशन स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद ही थोड़ा सा मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको सेटल भी किया और इस वीक के आगाज से भी कुछ हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ थोड़ी डाउन साइड मार्केट है। अदर देन जो तमाम हम पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस को देखें तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ मार्केट रिएक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ हाईलाइट्स भी होंगे, वो भी आपको दिखाएंगे और किस तरीके सिचुएशन है जो स्टॉक एक्सचेंज की वो देखते चलते हैं। तो न्यूज़ भी थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं आपके साथ। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया है, पावर सेक्टर के हवाले से हमारे पास न्यूज़ है जो बताना ज़रूरी है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान एंड सऊदी अरब के रिलेशनशिप के हवाले से, तो आज हम ये भी बात करेंगे कि दोनों ही कंट्रीज़ में बायलैटरल रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान एंड यूएस के हवाले से अगर बात करें तो तजारती मुज़ाकरात में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है, यानी B2B रिलेशन, ट्रेड के हवाले से एस्पेक्ट्स। और अगर हम देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। खासकर पाकिस्तान एंड यूएस के रिलेशनशिप जब से स्ट्रांग हुए हैं तो बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश नज़र आती है कि हमारे पास बहुत सारी अब ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप को मज़ीद डाइवर्सिफाई कर रही है ताकि एक्सपोर्ट के नंबर्स या ट्रेड के हवाले से जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको ग्रैब किया जा सके। तो आज हम ये भी बात करेंगे और जिस तरीके से पाकिस्तान एंड यूएस या पाकिस्तान एंड सऊदी अरब रिलेशनशिप है, तो हमारे मल्टीलैटरल रिलेशनशिप या बायलैटरल रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, हमारी जो एक डिप्लोमेसी है इसको कमर्शियल डिप्लोमेसी या बिजनेस डिप्लोमेसी कैसे बनाया जाए, तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की हाईलाइट्स मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं। आपके पास क्या स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अपडेट्स मौजूद हैं? ओपन हुई मार्केट 1,82,241.77 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,81,148.26 पे एंड लोअर वाज 1,79,448.52। फाइनली क्लोजर 1,79,927.04। आप देख सकते हैं लोअर साइड पे ही क्लोजिंग साइड दिखाई दे रही है एंड चेंज रहा 2,314.73 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। वॉल्यूम लीडर्स भी देखते चलते हैं। आज की टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स हैं? टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में सबसे पहले साइनर्जी 0.36 का गेन देखा गया, 10.05 पे क्लोजर रहा। 157.98 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 0.01 का माइनर इजाफा, 1.26 पे क्लोजर। 64.22 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। ब्लू एक्स 0.08 का गेन, 8.6 पे क्लोजर। 43.81 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। लोटे केमिकल 0.17 का इजाफा, 31.63 पे क्लोजर। 42.7 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली के इलेक्ट्रिक 0.17 का डिक्लाइन देखा गया, 7.93 पे क्लोजर रहा। 29.59 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उसमें पेनी स्टॉक्स और इसके अंदर ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि ले बेच देखी गई है। वो इस वजह से भी कि ये मार्केट में ज़्यादातर जब भी इंटरनेशनल एस्केलेशन होती है तो थर्ड टियर स्क्रिप्ट या पेनी स्टॉक्स में जो काम करते हैं इन्वेस्टर्स उनको ही पसंद करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। ओवर कॉल हमें ज्वाइन किया सलमान नकवी साहब ने, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सलमान साहब क्या कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से? वीक का आगाज़ है, लास्ट वीक से ही थोड़ी सी एस्केलेशन हम देख रहे थे, इंटरनेशनल एस्केलेशन स्टार्ट हो गई और यही पॉलिटिकल इम्पैक्ट है जो कि तमाम ही स्टॉक एक्सचेंजेस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से?
थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया। हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत शानदार चलती आ रही है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर मुस्तकिल बेहतर हो रहे हैं। बजट बहुत अच्छा गया है, मॉनेटरी पॉलिसी बैलेंस्ड गई है, उम्मीद है कि वो आगे भी बैलेंस्ड रहेगी। इन्फ्लेशन में थोड़ी कंट्रोल इन्फ्लेशन है। एक्सचेंज रेट हमारा मजबूत है, रिजर्व मजबूत है, मुस्तहकम है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये कि अनाउंसमेंट सीजन भी आ रहा है और बहुत सारी दीगर खबरें हैं जिसमें रिफाइनरी पॉलिसी 15 तारीख को जो है आ रही है, जिसके अप्रूव होने के इम्कान काफ़ी रोशन हैं। और इसके अलावा में काफ़ी अच्छी सीमेंट सेक्टर में अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, अच्छे उनकी अनाउंसमेंट्स आना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला मार्केट को बड़ा अच्छा करेंगी। इस वक्त जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से मार्केट में आज के दिन एक वोलेटाइल एक्टिविटी हुई है और इससे पहले भी हुई है। और लेकिन अब थोड़ा सा जो मंदी का जो इंटेंसिटी है उसमें अब कमी है। लोगों को ये रियलाइज हो चुका है कि जो भी कुछ जियो पोलिटिकल फ्रंट पे हो रहा है वो एक तो हल होने जा रहा है, हल हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे मुल्क में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी इस तरह की गिरावट जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है अमूमन। तो अगर आज या कल में कोई दोबारा ये जियो पोलिटिकल फ्रंट में कोई मज़ाकरात या कोई ऐसी डेवलपमेंट अगर होती है तो मार्केट फौरन बाउंस बैक करेगी। और ऑल टाइम हाई मार्केट का 1,90,000 से ऊपर का है, जो पिछले हफ्ते करीब करीब था ब्रेक हो जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांसिस वो ब्रेक नहीं हो सका। इंशाल्लाह अब जब ये अगर कुछ मज़ाकरात बहाल होते हैं तो हमें यकीन है कि बहुत जल्द मार्केट नई हाइट्स की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने सलमान साहब। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में जब वो देखते हैं कि इंटरनेशनल ये पॉलिटिकल एस्केलेशन है या इसका इम्पैक्ट आ रहा है, सेटल डाउन ऑफ कोर्स हो रही है, गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने बहुत कोशिश की है, मीडिएटर का रोल अदा किया है कि ताकि पूरी दुनिया में अमन अमान की सूरत हाल हो। लेकिन बावजूद इसके अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन हो रही है या फिर हम ये देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट खासकर इससे थोड़ी सी हर्ट होती है या डिप्रेस होती है, तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, उनको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? देखें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना होगा और समझना होगा सूरत हाल को। और हमें इस बात का यकीन है कि जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस एक हद से ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और जो हम फरवरी मार्च में हालात ख़राब देखे, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो 100 से ऊपर चले गए थे, इंशाल्लाह उसका इम्कान कम है। अगर इस चीज़ पे पूरा भरोसा होता है तो मैं समझता हूँ कि हर जो प्राइस रिडक्शन होती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जो लॉन्ग रन इन्वेस्टर है वो अगर बाय नहीं भी करता है तो ज़रा नज़र रखे, ख़ास तौर पे E&P सेक्टर पे, जिसमें OGDC PPL आता है, सीमेंट सेक्टर में जिसमें लकी सीमेंट आता है, DG खान आता है, फर्टिलाइजर सेक्टर पे, बैंकिंग सेक्टर पे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता आया है, मीज़ान बैंक, UBL बैंक, नेशनल बैंक, ये जितने भी हैं। और रिफाइनरी सेक्टर पे खासतौर पे वो तो आज भी इम्प्रूव हुआ है, बावजूद मार्केट 203 पॉइंट माइनस थी। हाँ, डिक्लाइन देखा जी गया। हाँ, मगर इसके बावजूद रिफाइनरी पॉजिटिव बंद हुई है, क्योंकि 15 तारीख को इस बात का कभी इम्कान है कि रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी। तो ये कि इन सारी चीज़ों पे अगर इन्वेस्टर भरोसा करता है तो लॉन्ग रन इन्वेस्टर कम से कम 30-40% तो बाय करे। ठीक है, 100% ना करे, वो हालात के मद्देनजर रख के करे। वन लास्ट क्वेश्चन सलमान साहब, ये बताइए कि जो अभी ये डिप बन रहा है, तो ये मार्केट के लिए, या डिप हम कह सकते हैं या एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट के अंदर डिस्काउंट आ रहा है, तो आप समझते हैं कि इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं और जो चाहते हैं कि अब मार्केट के अंदर ये सिचुएशन हो रही है, तो क्या वो आ सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं इस वक्त? बड़ी खुशकिस्मती है उनकी कि रिजनेबल रेट मिल रहे हैं। अगर वो एक हफ्ता पहले आते तो ये जितने भी रेट्स थे वो यहाँ से बहुत ऊपर मिलते, वो खुद देख सकते हैं। तो हमेशा बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन पर ही काम होता है।
फंडामेंटल स्ट्रांग है, अनाउंसमेंट राइट। सीजन आने वाला है। और मैं समझता हूँ कि जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो कम से कम 40-50% इन्वेस्ट कर दें अच्छे आइटम। वेरी वेल ब्रीफ्ड। वेल, थैंक यू सो मच। सलमान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद रहे किया। इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप एंड पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करेंगे। आज के दिन हम ये देख रहे हैं कि बिजनेसेस के हवाले से या पावर जनरेशन के हवाले से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो इन तमाम चीज़ पर बात करेंगे। डॉक्टर तलत अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है ओवर जूम, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तलत, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप के हवाले से, खासकर यहाँ पर बात करें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, तो एक्सपोर्ट को नंबर्स बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल के हवाले से या हम कॉटन के हवाले से बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कन्वेंशनल आइटम्स के लिए भी हैं और अनकन्वेंशनल आइटम्स के लिए भी हैं। कैसे देखते हैं पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप को, और ख़ासकर जो पाकिस्तान में एक बिजनेस डिप्लोमेसी का दौर है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल आपने सही कहा है। पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ट्रेड को बढ़ाने की ज़रूरत है। और अभी पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है इंटरनेशनल लेवल पे पीस में, तो उसके नतीजे में काफ़ी यानी पाकिस्तान को एडवांटेजेस मिल सकती हैं। और जिसमें सबसे पहली बात यह कि हमें मार्केट एक्सेस चाहिए। हमें यूएस की मार्केट एक्सेस चाहिए। जो ऑलरेडी हमारा ट्रेड है यूएस से सरप्लस है, और हमारा ट्रेड तकरीबन 6-7 बिलियन के करीब रहा है, जिनमें हम सरप्लस रहता है। ओवरऑल ट्रेड ये 6-7 और 1.5 बिलियन के करीब सरप्लस है। यानी हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है यूएस से। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, और हमें मज़ीद इस सरप्लस में इजाफा करना चाहिए। मेनली पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट जाती हैं टेक्सटाइल और दूसरी चीज़ें हैं, बेड लिनन वगैरह, तो उसमें अभी जो बातचीत हो रही है इसमें ये एक डेलीगेशन गया है, और ट्रेड फैसिलिटेशन के हवाले से और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई है। इसकी डिटेल नहीं आई है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि हमें चाहिए कि हम यूएस से कहें कि हमें मार्केट एक्सेस के लिए थोड़ा टैरिफ में और कंसेशन दे। जो क्योंकि टैरिफ ट्रम्प ने लगा दिया था यानी पिछले साल आने के बाद, जिससे थोड़ी हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होंगी। तो राइट। बट रिलेटिव टू अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, उनके मुकाबले में कम टैरिफ हम पे लगाया गया है, तो हमारी एक्सपोर्ट इतनी मुतासर नहीं होगी। लेकिन ये कि अभी जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, तो ये इन चीज़ों को देखते हुए हम यूएस से ये कह सकते हैं कि भाई हमें थोड़ा मार्केट एक्सेस और दें और हमारे टैरिफ में कमी करें, ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी तक जो रिलाई कर रही है रेमिटेंसेस पे सरवाइव कर रही है। रेमिटेंसेस जो है ना वो तकरीबन 42 बिलियन इस साल ट्रिमेंडसली इंक्रीज है, सबसे ज़्यादा तारीख में इजाफा हुआ है रेमिटेंसेस में। और एक्सपोर्ट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी, बल्कि एक्सपोर्ट में डिक्लाइन ही हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। और गो के आईटी एक्सपोर्ट बढ़ी हैं पिछले साल के मुकाबले में, राइट। लेकिन ज़रूरत इस बात की जो हमारी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं, कॉटन है, टेक्सटाइल है, इन चीज़ों की जो बरामद है वो बढ़ाई जाए अमेरिका में, और उससे बातचीत की जाए बायलैटरल लेवल पे। जी अच्छा डॉक्टर तलत साहब, यहाँ पर पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप को भी हमने डिस्कस किया, लेकिन पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। हम रीजन के अंदर काफ़ी एक विनिंग पोजीशन में, हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ट्रेड के हवाले से हम लीड कर रहे हैं, या खासकर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं खासकर मार्का हक के बाद। तो इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट के नंबर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप है, इनके हवाले से भी न्यूज़ है कि तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया है। तो पावर सेक्टर को, या फिर हमारी जो एक पावर जनरेशन या फ्यूल के हवाले से जो कंजम्पशन है या ऑप्शंस हैं, इनको कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा? क्योंकि अभी 15 ही तारीख तक रिफाइनरी पॉलिसी का भी जो है वो एक वज़ा की जारी है गवर्नमेंट की जानिब से। तो आप समझते हैं जो सऊदी अरब की जानिब से रिफाइनरी के हवाले से, जो गवादर के अंदर रिफाइनरी लगने का प्रोसेस था, तो क्या वो भी तेज़ हो जाएगा? हमारे पास जो तवानाई के लिए ऑप्शन है वो कैसे एक्सप्लोर होंगे? जी, तवानाई बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है पाकिस्तान के लिए, और बल्कि बुनियादी एरिया यही है जिसमें ताउन होना चाहिए। और सऊदी अरब जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उनके पास तवानाई के बड़े ज़खायर हैं और टेक्नोलॉजी है।
और काफ़ी अरसे से बातें हो रही हैं कि जी रिफाइनरी लगाने में इंटरेस्टेड हैं सऊदी अरब यहाँ पे, लेकिन अभी तक उसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई है। अभी भी रिसेंटली एक डेलीगेशन ने दौरा किया है और मीटिंग हुई है, उनमें इन्हीं मामलात पे बातचीत हुई है। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से और एनर्जी में जो कॉपरेशन होनी है फ्यूचर में, उसके बारे में जो है मामला डिस्कशन हुई है। तो हमारी जो रिलायंस है एनर्जी पे टोटली है, और सऊदी अरब से दुनिया सबसे ज़्यादा हम तेल जो है ना सऊदी अरब से ही लेते हैं। लार्जेस्ट जो है ना हम एक्सपोर्टर है पाकिस्तान के लिए, जो इंपोर्ट करते हैं वहाँ से पाकिस्तान, और सऊदी अरब एक्सपोर्ट करता है। तो एक ट्रेडिशनली तो हम उनसे ऑयल फैसिलिटी लेते रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऑयल फैसिलिटी लें और मुफ्त का तेल लेते रहे हमेशा। हमें मुफ्त तो यहाँ नहीं पे लेते, रिफाइनरी। डेफर्ड पेमेंट आप कह सकते हैं, मुफ्त तो जी नहीं जी, होता। मुफ्त का आज मुफ्त है, कल तो पेमेंट कहनी है, तो बिल्कुल ऑफ सही कोर्स है। तो डेफर्ड पेमेंट हम कह सकते हैं। यानी उधार का लेते नथिंग रहें इज तो। फ्री इन दिस वर्ल्ड। यू आर राइट, बिल्कुल। नथिंग इज फ्री। और उसके बाद बहुत सारी कुछ शराइत भी हमें माननी पड़ती हैं, एग्जैक्टली। बिल्कुल आपने सही कहा है। तो वो हम जो ऑयल है, अच्छा इसकी मैं थोड़ी सी ये बात बताऊं कि अभी तो खैर हमने मुफ्त का नहीं लिया, लेकिन एक ज़माना था जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी, सऊदी अरब ने वैसे ही तेल दिया, क्रेडिट पे दिया, फैसिलिटी दी, लेकिन बाद में उन्होंने वापस करने के लिए भी नहीं कहा और कि राइट। हमें वापस करें। पता नहीं पाकिस्तान ने वापस किया या नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं मांगे पैसे। लेकिन तो डेफर्ड अभी का पेमेंट तो पे ये। अभी भी हमारे पास जो $3 बिलियन अगर हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन तो ये होते हैं ना कि हम ऑयल लेंगे या ये पैसे हम वो रखवा दें। तो इस तरीके से ये दोस्त ममालिक हैं, ये सब तो ऑफ कोर्स हमारे रिलेशनशिप का हिस्सा है। अच्छा तलत साहब, ये भी बताइए कि किस तरीके से हम जो एक्सपोर्ट के नंबर्स रीजन में बढ़ा सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब की जा सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान लाइमलाइट में है पूरी दुनिया में, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपनी अपनी जो मार्केट है या अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मार्केट कर सकें, सही से एग्जिबिट कर सकें। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डोमेस्टिक टैरिफ स्ट्रक्चर को दुरुस्त करें। अब चूंकि आप देखें कि हमारे यहाँ टैरिफ जो है ना कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज जो बहुत हाई है, डोमेस्टिक टैरिफ जो है ना, अच्छा उसके नतीजे में ये होता है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट तो प्रोटेक्टेड हो जाती है, लेकिन राइट। वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं जा सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट हमारी इंडस्ट्री बड़ी है और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, लेकिन बट दे मेनली प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी। और वो इस तरह के जी उन्हें प्रोटेक्शन होती है, टैरिफ हाई होता है तो प्रोटेक्शन की सूरत में वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचते रहते हैं, जैसे कारों की मिसाल है, राइट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अच्छा, जिन ममालिक ने जिन ने भी तरक्की की है, एक्सपोर्ट प्रमोट किए हैं, उन्होंने टैरिफ रिड्यूस किए हैं। जब टैरिफ कम होंगे तो इसका मतलब है कि आप बाहर की तो जो गुड्स हैं उनसे मुकाबला कर सकेंगे। तो ना सिर्फ आप बाहर की जो गुड्स हैं आ रही हैं उनसे मुकाबला कर सकें, बल्कि आप अपनी जो है ना स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो आपको मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे, और बड़ा मार्केट साइज आपको एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाएगी। डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो लिमिटेड मार्केट मौजूद है जहां डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर हैं वो सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हमें मार्केट बड़ी मिलेगी तो इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे और ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो शर्त ये है कि ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करें और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं उस मेयार को हासिल करें और उसके मुताबिक ये बनाएं। जब प्राइसेस इक्वल हो जाएंगी तो कोई भी कंट्री जो है ना आपके मुल्क से ये चीज़ें इंपोर्ट कर सके, ना सिर्फ कार बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल आइटम है इसमें हम कंपेटिटिव हैं, इंजीनियरिंग गुड्स है इसमें कंपेटिटिव है। ये चीज़ें हमें ज़रूरत है कि इस पर हम फोकस करें। अच्छा, इसमें जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दूसरी जो बात है मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का पॉलिसी का भी बड़ा रोल है कि गवर्नमेंट जो है ना जो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट इनपुट हैं जो कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री को चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए ऐसी गुड्स को जो कि एक्सपोर्टेबल हो, राइट। उस पर टैरिफ कम किया जाए। उस पर टैरिफ कम किया जाए ताकि वो उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम हो और वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके। तो अभी जो है ना टैरिफ हाई है, अराउंड 20% के करीब है,
फिर कस्टम ड्यूटी भी होती है और एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी होती है, तो टैरिफ हाई हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट जो है ना टैरिफ को कम करे, और स्पेशली इंटरमीडिएट्स इनपुट और मैं जो है रॉ मटेरियल है उस पर टैरिफ कम किए जाए, ताकि बिजनेसेस चीज़ें प्रमोट हो प्रोसेस सके की जाए इससे। और बाहर जो है ना एक्सपोर्टेबल सरप्लस बढ़ाया जा सके। अभी हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। हम एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्कीमें और ये वफद राइट। डेलीगेशन वेल, ये करते रहें, जब तलत तक साहब हमारे बिल्कुल पास कुछ सही फरमाया एक्सपोर्ट। आपने। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच तलत अनवर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया आपने, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के हवाले से हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको बढ़ाने के लिए या एसएमई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी ही, आपने लास्ट वीक ही देखा होगा कि पाक इन्वेस्ट पोर्टल का इनकाद किया, इनाग्रेट किया, ताकि एसएमई सेक्टर उससे उठे। और एसएमई सेक्टर जब बनेगा तो ही एलएसएम बनेगा। छोटी छोटी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी तो हमारे एक्सपोर्ट की जो बास्केट है वो बढ़ जाएगी। और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट आइटम्स जो कि कन्वेंशनल थे, सालों से किए जा रहे थे, इसके साथ साथ अब अनकन्वेंशनल आइटम्स के ऊपर, यानी कि वो कुक्ड मीट की बात करें, फ्राइड अनियंस की बात करें, छोटे छोटे कारोबार ही मिलके, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एक होल सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इसके हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की, कमोडिटीज़ अपडेट्स मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,33,500 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,71,660 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पारोस $4,111। आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखा जा रहा है, विच इज़ गुड, जो कि हमारी लोकल मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा। ऑयल WTI पर बैरल $73.68, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $78.37। कमोडिटीज़ अपडेट्स आपने देखी, जो कि ऑयल प्राइसेस के हवाले से लास्ट वीक के बरक्स इस वीक के अंदर थोड़ी सी ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन अपवर्ड डायरेक्शन में देखी जा रही है। हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद है, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में और ओवरऑल क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले करेंसी में यूरो बाइंग रही 316.76, सेलिंग वॉज 317.33। यूके पाउंड बाइंग रही 371.83, सेलिंग वॉज 372.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.95। वाओ, आज हम कह सकते हैं यूएस डॉलर में कुछ कमी देखी गई है। और इसके साथ साथ 278.45 पे इसकी सेलिंग रही, जबकि लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.95 रुपीज़, सेलिंग वॉज 41.02। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.03, सेलिंग वॉज 74.16। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.68, सेलिंग वॉज 75.82। कतरी रियाल बाइंग रही 76.25, सेलिंग वॉज 76.39। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 903.32, सेलिंग वॉज 904.94। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। गुफ्तगू जारी है और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से चीज़ें जो है वो सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक न्यूज़ के हवाले से, जहां पर गवादर के हवाले से आपको बताएं कि गवादर पोर्ट में बैनुल-अक़वामी बंकरिंग के ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है और दिस इज़ अ गुड साइन कि हमारे जो ट्रेड के ऑप्शंस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। किस तरीके से हमारी ट्रेड बढ़ती है, किस तरीके से हमारे पास टोल बढ़ता है, ये आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि गवादर पोर्ट पर एक्टिविटी होने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया इससे कनेक्टेड हो जाएगी। साथ साथ उड़ान पाकिस्तान के हवाले से भी आपको बताएं कि जहाँ उड़ान पाकिस्तान एक 5 ईज फ्रेमवर्क दिया गया, वहीं इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि 2035 तक इसमें 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमिक रोड मैप है वो इसके अंदर मौजूद है। ये मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब का कहना है। और किस तरीके से ये जब उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह किया गया था, आपको याद है, इसमें 5 ईज फ्रेमवर्क को इसीलिए तवज्जो का मरकज़ दिया गया था कि इकोनॉमी के हवाले से, या हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स के हवाले से, ऑफ कोर्स ये तमाम चीज़ें हैं जो कि ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं
किस तरीके से इसके ऊपर काम होगा और किस तरीके से इसको मज़ीद डाइवर्सिफाई करके 2035 तक जो है वो इसका जो फ्रूट्स हैं वो 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। आज हम ये भी बात करेंगे माली साल 2026-27 के हवाले से, आपको बताएं यानी कि जो फिस्कल ईयर 26-27 है, इसमें बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से गुड न्यूज़ है, वो ये कि तकरीबन जो डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन होगी वो 50% ऑफ दी जो एक पूरा टारगेट है उसको होंगी। तो विच इज़ वेरी गुड कि एफबीआर के फाइनली रिफॉर्म्स जो हैं वो उसकी एक परफॉर्मेंस को हम देखेंगे कि 50% डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होंगे, जिसकी वजह से जो एक एक्स्ट्रा जो हम कह सकते हैं बोझ है या बर्डन है वो आम आवाम पे या उन टैक्स पेयर्स पे नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे और फिस्कल ईयर यानी FY 25-26 के हवाले से भी आपको गुड न्यूज़ दें, वो ये कि IT की जो एक्सपोर्ट है वो $4.5 बिलियन से तजावुज़ कर गई है, विच इज़ वेरी गुड, गेम चेंजिंग। ये नंबर्स हमारे सामने आए हैं। आपको याद होगा इकोनॉमिक सर्वे तक हमारे पास $3 बिलियन के और उससे बढ़कर नंबर्स थे, लेकिन अब जबकि FY पूरा हो चुका है तो यहाँ पर तकरीबन $4.5 बिलियन से तजावुज़ कर गई। और IT सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ है, फ्रीलांसर्स के लिए गुड न्यूज़ है, और वो जो और मजीद अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं IT सेक्टर के अंदर उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। इसके साथ साथ रेमिटेंसेस के हवाले से बात करेंगे, जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वो भी फिनोमिनल है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अय्यूब मेहर साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम गवादर पोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस न्यूज़ को डिस्कस करना चाहती हूँ कि गवादर पोर्ट की एक्टिविटीज़ में इजाफा देखा जा रहा है, बंकरिंग का भी आगाज़ हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और इनकी कोशिशें? नहीं, इस पे इजाफा है तो उसमें जाहिर है कोई भी आपसे डिसएग्री तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि ये सही नहीं हो रहा, यकीनी तौर पे सही हो रहा है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है कि पाकिस्तान को इसका जो बेनिफिट होगा, जो इसके फ्रूट निकलने चाहिए, उसमें एक बड़ा इम्पीचमेंट में जो आ रहा है बैरियर जो है वो बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसके इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, उस पर काम हो रहा है। और मैं बिल्कुल तवक्को ये करता हूँ कि ये जब पोर्ट जैसे जैसे फंक्शनल होती जाएगी वो जो हम समझ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी, उस पर अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं बहरहाल वो काबू करती जा रही हैं। वो चीज़ अब वो आइडेंटिफाई होती जा रही है, उसके पीछे कौन था, पाकिस्तान के कौन दुश्मन थे, उनके रूट्स क्या थे। तो ये एक अच्छी खुशाइन चीज़ है कि उधर से पोर्ट एक्टिव हो रही है। दूसरे वो जो एंटी पाकिस्तान जो फोर्सेस थी उन पर काबू पाया जा रहा है। इस पोर्ट की वजह से अब देखिए इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हो रही है कि पाकिस्तान के जो लैंड रूट्स हैं वो ओपन होते जा रहे हैं, ना सिर्फ चाइना से, क्योंकि जब गवादर का आता है तो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि हम चाइना से ट्रेड की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये बायलैटरल नहीं है चाइना से, ये एक मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारी दूसरे पार्टनर जो हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, 6 कंट्रीज हैं वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, इससे लिंक हो रही हैं। जो ट्रांजिट ट्रेड अफगानिस्तान की है उसको भी इससे एक डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, उसको भी बेनिफिट होगा। तो पाकिस्तान का ना सिर्फ ये कि ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, पाकिस्तान की मल्टीलैटरल और बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगी, बल्कि जो ट्रांजिट ट्रेड्स हैं उसकी वजह से भी फी बेस्ड रेवेन्यू में पाकिस्तान के इजाफा होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट भी शेयर कर रही थी, आपने एक रिपोर्ट शेयर की थी जो टैक्सेस के हवाले से थी। उसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मसबत पहलू है। खैर जब बजट अनाउंस हुआ था तो बजट में मैं ये चीज़ देख चुका था कि इस मरतबा बजट में 50% डायरेक्ट और 50% इनडायरेक्ट का रखा गया था। वो उसी वक्त बजट पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट की गई थी, लेकिन शायद लोगों ने उसको गौर नहीं किया। अब खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसको हाईलाइट किया है। और अगर आपको याद हो आपके प्रोग्राम में बहुत मरतबा मैं ये कहता रहा था कि हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार कम करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे पास जो अब नॉन फाइलर की कैटेगरी है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी लास्ट ईयर का जब बजट पेश किया था लाउड एंड क्लियर बता दिया था कि अब जो है वो जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है जो सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है इसको रिवोक किया जाएगा, इसको वाइप आउट किया जाएगा। तो क्या हमारे पास इस बार अगर ये जो ऑप्शंस या जिस तरीके से ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं तो नेक्स्ट ईयर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि फाइनली ये वाली जो कैटेगरी है वो रिवोक कर दी जाएगी? उसके रिवोक करने में जो वो सिस्टम का देखें ताल्लुक है, उन्होंने जिस बात की तरफ इशारा किया था वो ये था कि ये कुछ अरसे से गुज़श्ता कई सालों से हमने फाइलर और नॉन फाइलर का एक डिस्क्रिमिनेशन रखा था।
दोनों डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, वो दो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए ही था। उसमें जब आप एक तरह का आईटी रेवोल्यूशन आ रहा है और एफबीआर में जो काफी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं कि जी इंफॉर्मेशन जी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब ये कहना है कि नॉन फाइलर पे ज्यादा टैक्स लगेगा, अब नॉन फाइलर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो फाइल करे या ना करे, उसका हम्म। डेटा आ जाएगा ना, जब डेटा आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो फाइलर बनेगा। उसके चाहे विद होल्डिंग सिस्टम के जरिए बने या दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए जा रहे हैं जिससे उसको मजबूर किया जाए कि वो अपने रिटर्न फाइल करे, उसको रिटर्न फाइल करने होंगे, तो ये फाइलर नॉन फाइलर की डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से खत्म हो जाएगी, जिसको खत्म हो भी जाना चाहिए था। लेकिन मेरा राइट। जो पॉइंट वो ये है कि इस पे जब फाइलर नॉन फाइलर खत्म होंगे, आपका ऐसा ऐसा 50% हुआ है ना, मैं समझता हूँ ज्यादा होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो ज्यादा होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो होगा, जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जैसे जैसे आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो कम होती जाएगी, आप उसी तरह से आप देखेंगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होता चला राइट। जाएगा, और क्योंकि जो वो सैलरीड टैक्सेस क्लास है, इन्फ्लेशन करते जो हैं। ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं या सैलरीड क्लास है, इनके ऊपर बर्डन भी कम हो जाएगा, उनको स्क्वीज नहीं किया जाएगा, बल्कि जो नए लोग हैं, यानी कि वो लोग जो टैक्स चुराते हैं या टैक्स नहीं देते, उनको जो है वो दायरे में हाँ, लाया अगर जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस में जो इजाफा है, अगर नए टैक्स पेयर के जरिए डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा दोनों तरह से होता है, रेट बढ़ाने से भी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया, रेट बढ़ा नहीं रहे, बल्कि रेट तो हम कुछ कुछ क्लासेस पर कम किए गए हैं रेट। इसका मतलब यह है कि हमें टैक्स बेस बढ़ानी है, नए फाइलर्स को इंट्रोड्यूस कराना है, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको किसी ना किसी तरह सिस्टम का हिस्सा बनाना है। अच्छा तो डॉक्टर जाहिर है उनका साहब, टाइम की ज़रा कमी है, मैं चाहती हूँ और न्यूज़ भी आपसे डिस्कस कर लूँ। वो ये कि FY26 के अंदर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से 25-26 की जो IT की एक्सपोर्ट है, इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बाद जो हमारे पास नंबर्स आए हैं वो फिनोमिनल है। $4.5 बिलियन से तजावुज कर गई है एक्सपोर्ट IT की। कैसे देखते हैं ये तमाम जो एक IT के नंबर्स आ रहे हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं? बहुत हमारा ये एक ऐसा एस्पेक्ट था जिस पर काम नहीं हो रहा था। मैं नेबर कंट्री के एग्जांपल दूंगा कि वहाँ का जो पोर्टफोलियो है एक्सपोर्ट्स का, उसमें बहुत तेजी से उनका जो शेयर है हाई टेक इंडस्ट्रीज का, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो जी। बहुत ज्यादा हो गया, 30% के करीब हो गया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। पाकिस्तान का ये शेयर जो था वो 4-5% चला आ रहा था, तो वो इन्हांस होना चाहिए था। वो एक इंडिकेटर होता है कि हम ऐसा ऐसा ग्रेजुअली नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। वरना हमारा जो एम्फेसिस था, आप देखते रहिए, जो ट्रेड पॉलिसीज भी आती थी या जो ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स आते थे, हम या तो शुरू में प्राइमरी गुड्स पर फोकस कर रहे होते थे, रॉ मटेरियल पर हम सोचते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दें, राइस एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है, उनसे राइट। रेवेन्यू वो होना है, लेकिन हम उधर से हम ऐसा ऐसा हाई टेक की तरफ आ रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। हमें उस तरफ पोर्टफोलियो अपना चेंज करना चाहिए। पूरी दुनिया में सर्विसेज और आईटी और हाई टेक जो है, इनकी एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ता जा रहा है, रिसोर्स बेस या प्राइमरी गुड्स पर इन्हिसार कम हो रहा है, दुनिया भर में ये हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उड़ान पाकिस्तान के हवाले से भी बात करना चाहती हूँ। 5 E's फ्रेमवर्क, जिसमें एनवायरनमेंट से लेके ई-कॉमर्स या फिर हम बात करें डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से, या जिस तरीके से टारगेट्स रखे गए हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाना, एनर्जी के हवाले से, ये तमाम चीज़ें हैं जो 5 E's फ्रेमवर्क में रखी गई हैं। $1 बिलियन तक का जो एक रेवेन्यू है या ये जो प्रोजेक्ट से हमें हासिल होगा, वो 2035 तक इसके जो फ्रूट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, दो चीजें पैरेलल चलती हैं हर इकोनॉमी में, उनकी अहमियत कम ज्यादा होती रहती है, कभी कोई चीज अहम हो जाती है दोनों में से, कभी दूसरी चीज अहम हो जाती है। एक चीज होती है जो करंट हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारे डेट बढ़े हुए हैं, हमें अभी आपने इशारा किया अपना पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स का, हमें राइट। रेवेन्यू भी आर के बढ़ाने हैं, ये एक करंट इश्यूज हैं। उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिसको आमतौर पे लोग जो है, अब उसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन हम लोग उसको 5 ईयर्स प्लान या लॉन्ग टर्म प्लान कहते रहे हैं, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क कहते रहे हैं, जिसकी तरफ उड़ान पाकिस्तान की तरफ आपने इशारा भी किया है। वो एक पैरेलल एक्टिविटी होती है जो साथ साथ चल रही होती है। तो वो एक्टिविटी जो है, वो उसके फ्रूट्स जो मिलते हैं, जो लोगों के सामने आते हैं, क्योंकि एक ये देखिए क्रूशियल सवाल है, आप भी मीडिया में एक सवाल आता है, हमें क्या फायदा होगा, कुछ हालात सही नहीं हो रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये जो राइट। प्लान होते हैं, ये साथ साथ चल रहे होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, एग्जैक्टली। इनके और फ्रूट्स कल जब नहीं आएंगे। जब गवर्नमेंट ने ये प्लान दिया है तो एम्प्लॉयमेंट को भी फोकस किया है। वेल, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ इंटीग्रेटेड मौजूद होती रहे। है, वो इंटीग्रेटेड होती है, इन्फ्लेशन हो, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट हो, जीडीपी ग्रोथ हो, वो इंटीग्रेटेड होती है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है
कि अगर कोई कहेगा कि एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद मुझे क्या मिला, मेरे हालात तो चेंज नहीं हुए, नहीं, इतनी जल्दी तो हम तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर बदल सकते, ऑफ बोलते हैं। कोर्स। ये वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफी डिटेल एनालिसिस किया आपने, एम्प्लॉयमेंट की बात की कि एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट होगी, तो ऑफ कोर्स जो उड़ान पाकिस्तान रखा गया है इसमें एम्प्लॉयमेंट को भी फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में रोजगार के मौकों को बढ़ाया जाएगा। वेल इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।